अब मनेगी केसरिया होली, मोदी की केसरिया होली। मुझे लगता है वो मोन्टाज भी हमें चला देना चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री के उस भाषण का हम हिस्सा दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि 11 के बाद 13 को हम ही मनाएंगे केसरिया होली। राज्यवर्धन सिंह राठौर हमारे साथ MOS INB जुड़ रहे हैं, विनय कटियार जी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जीत की बधाई आप दोनों को। रुझानों के मुताबिक ट्रिपल सेंचुरी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं आप राज्यवर्धन राठौर साहब। मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या आपको लगता है 2014 में जो मोदी की लहर हमने देखी थी उन तमाम लगभग लोकसभा सीटों पर उसी तरह से विधानसभा में भी मतदान हुआ है, यानी वो लहर बरकरार, उस पर मुहर, ब्रांड मोदी पर मुहर, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे राठौर साहब? आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। जिस तरह से 2014 से जो काम करना शुरू करा, ये आज जो नतीजा आ रहा है ये उसका नतीजा है। ये कोई पिछले 2 महीने की कैंपेनिंग की वजह से नहीं हुआ। जब मोदी जी ने उस समय कहा कि अब अच्छे दिन आ गए हैं, तो अच्छे दिन एक पड़ाव नहीं है, एक सफ़र है, एक रास्ता है, और उस अच्छे दिन के ऊपर हम लगातार चल रहे हैं। और जहाँ जहाँ हमारी सरकार आएगी वहाँ वहाँ अच्छे दिन आएंगे। ये जनता में विश्वास है, ये हम नहीं कहते, ये जनता में विश्वास है। और इसका कारण है कि जिस कमिटमेंट के साथ, जिस निर्णायक तरीके से और जिस पारदर्शिता के साथ प्रधानमंत्री जी काम करते हैं और पूरी सरकार काम करती है, ये आज बच्चा बच्चा जानता है और समझता है। ठीक है, विनय कटियार जी आपके घर में अयोध्या में आई थी, अगला सवाल आपसे करूंगी, लेकिन उससे पहले आप दोनों बने रहे हमारे साथ। हमारा रिक्वेस्ट है क्योंकि प्रकाश सिंह बादल जबरदस्त और करारी शिकस्त की तरफ बढ़ रहे हैं पंजाब में, उसके बाद वो पहली बार बोल रहे हैं। 10 सेकंड सुन लेते हैं। आजकल शुक्रगुजार हूँ कि इतना प्रोपेगेंडा किया, मैं तो यहाँ रहा ही नहीं, और वर्कर्स का भी धन्यवाद करता हूँ, पब्लिक का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी जीत ये मुझे दी। सर, हार की जिम्मेदारी किसके सिर आप सोचते हैं कि हार की किन वजह से जो भाई हार चीज जो हार गए वो पार्टी के ऊपर ही होती है और किसके ऊपर नहीं। कारण पूछिए। हैं जी, कारण क्या रहे? भाई कारण हम डिस्कस करेंगे, अकेला मैं खुद नहीं रीजन बताऊंगा, हम डिस्कस करेंगे, थारोली डिस्कस करेंगे, और हम एक ये कोशिश यही हमारी होगी कि अगली दफा और मजबूती से सरकार बने। सर, आपने डेवलपमेंट के मुद्दे पे चुनाव लड़ा था कि डेवलपमेंट के मुद्दे जो लोगों ने नकार दिया। देखो, डेवलपमेंट, मेरा ख्याल है कि पंजाब के लोगों को एक सवाल ही पूछा जाए कि पंजाब में डेवलपमेंट कितनी होगी, हर कहता था कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट कभी हो सकती। आप खुद भी प्रेस वाले हैं, सारी जगह जाते हैं, आपको भी एहसास होगा कि इससे ज़्यादा डेवलपमेंट हिंदुस्तान में किसी स्टेट में हर पहलू में नहीं हो सकता। तो प्रकाश सिंह बादल जी ये कहते हुए अपनी निजी सीट के लिए धन्यवाद दे रहे थे, क्योंकि हालत तो बड़ी इस वक्त पतली हो गई है पंजाब में, क्योंकि सिर्फ 17 पर ही अकाली BJP गठबंधन है। राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब, ये बार बार कहा जा रहा है कि 2 महत्वपूर्ण बातें, प्रचार तंत्र एक, तरक्की और तरक्की की कहानी, इस बीच का फर्क, दूसरा ध्रुवीकरण, जिसकी इबारत इस बात से रख दी गई थी कि किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया था, और कसाब, शमशान, कब्रिस्तान सब इस चुनाव में आया। तो ध्रुवीकरण भी उतनी ही वजह रही क्या? यह सवाल भी दागा जाएगा, इसका जवाब। देखिए, जीत के लिए कई चीज़ें होती हैं जो जिम्मेदार होती हैं, लेकिन जो मुख्य कारण होते हैं आप उन पे ध्यान अगर दें तो आपको समझ में आएगा कि अगर पोलराइजेशन हुई तो वो इस कारण से हुई कि सब समाज, सब धर्म यह चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर, गांव के अंदर तरक्की आए, विकास आए, सड़क आए, बिजली आए, पानी आए, बुनियादी सहूलियत आए, एक विश्वास तो आए एक ऐसे लीडर के अंदर जिसके नीचे हम वहाँ रह सकते हैं। आप ये अपोजिशन जब तक अपने आँख के आगे ये पर्दा डाले रखेगा कि ये उस कारण से हुआ या इस कारण से हुआ, वो कभी सही अपोजिशन इस देश में नहीं बन सकता। इतना बड़ा मत हमेशा इसी कारण से होता है कि हर धर्म, हर जाति आज प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। ऑपोजिशन की चिंता भी क्यों कर रहे हैं? हाँ, और कैसे उत्तर प्रदेश में राज करेंगे वो बतलाइए। और मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी दिलचस्प होगा जानने, लेकिन उससे पहले एक बार विनय कटियार जी के पास चलते हैं। विनय कटियार जी, अयोध्या में अपने बड़े मायूस मन से, क्योंकि बजरंग दल से लेकर आपका जो अयोध्या मूवमेंट के साथ जुड़ाव रहा है, आपने कहा था कि मैनिफेस्टो में सिर्फ नाम डालने के लिए डाल दिया राम मंदिर का, लेकिन अब तो प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब क्या केंद्र में भी प्रचंड बहुमत और यूपी में भी? सब पूछेंगे राम मंदिर का क्या हुआ, क्या जवाब देंगे विनय कटियार? नहीं, बिल्कुल बात आपकी ठीक है। अब उसके लिए जब प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बन रही है
तो स्वाभाविक हर काम करने के लिए सकारात्मक हमको रिस्पांस मिलेगा और ऐसी स्थिति में हर काम हमारा आसान होगा। और ये जो जीत हुई है ये अपने आप में अनोखी है। नरेंद्र मोदी जी को श्रेय जाना चाहिए और अमित शाह ने जिस प्रकार से मेहनत की हर क्षेत्र के अंदर जा कर के, यहाँ तक कि कई शहरों में उन्होंने वहाँ पर अपनी यात्राएं निकाली, तो ये सब बड़ा भारी काम हुआ है और उससे जीत प्राप्त हुई है। और जो नरेंद्र भाई मोदी ने काम किया है क्षेत्र के अंदर, उससे भी भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली। राठौर साहब, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्योंकि अब तो सब ये पूछेंगे ही, आज के दिन तो आप लोग आ रहे हैं सामने, तो अब यहाँ मनीषा प्रियम जी हो, शरद प्रधान जी हो, सब यही जानना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इनको कहिए थोड़ा सा सब्र करें। यूपी के विकास में जनता ने बहुत लंबा सब्र करा, अभी तक नहीं मिला। आप थोड़ी देर सब्र कर लीजिए, यूपी के अंदर जो मुख्यमंत्री बनेंगे उनका भी सबको पता चल जाएगा। तो चाह रहे थे आपके जैसा आदमी यूपी का होता तो बन जाता है। ठीक है, वो तो अलग बात है। खैर, लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर ये है कि ज़्यादातर जगहों पर सीट रिटेन करने का मतलब है कि पार्टी में, बीजेपी में भरोसा है। और यूपी ने 2 दशक बाद 1996 में पिछली बार 174 सीटें बीजेपी की आई थी। 20 साल बाद यहाँ पर ये प्रचंड बहुमत के साथ आना बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होगी राठौर साहब, और उसको फिर संभालना होगा बड़े तरीके से। बेशक जब आप मैदान में उतरते हैं तो आप जीतने के लिए उतरते हैं और कुछ एक बड़े कॉज के लिए उतरते हैं, एक बड़े काम के लिए उतरते हैं। तो 2014 में जब हम पूरे देश की राजनीति संभालने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में आए, तो उसके अंदर हर राज्य भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितनी केंद्र सरकार। वो जिम्मेदारी का बीड़ा तो हमने तभी उठा लिया था। आज तो जनता में विश्वास है जो हमारे तक पहुंच रहा है। ये जो रुझान आ रहे हैं और कुछ थोड़ी समय बाद जो रिजल्ट आएगा, ये जनता का विश्वास हम तक वापस आ रहा है और ये सिलसिला चलता रहेगा। विनय कटियार जी से इतना पूछ लीजिए कि क्या अयोध्या मंदिर बनवाने के लिए कोई आंदोलन करेंगे अब? क्योंकि इनका तो सारा जोर एक ही चीज पर रहता था। और ये इनका इस कैंपेन में भी इन्होंने कई बार कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको मंदिर बनवा देंगे। आंदोलन करना पड़ेगा क्या विनय कटियार जी फिर से? नहीं, आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने पहले भी कहा है कि 3 ऑप्शन हैं, उसी पर हम काम करेंगे। या तो अदालत के आदेश से हो, या बातचीत के माध्यम से हो, या संसद के अंदर कानून बना करके हो। ठीक है। अब ये कोई शरद जी गोलमोल बात नहीं है। ये बात हम पहले भी कहते रहे, ऑन रिकॉर्ड कहते रहे, आज भी कह रहा हूँ। और ये सरकार बन गई है तो बातचीत के माध्यम के जो रास्ते खुलने चाहिए, ये रास्ते खुलेंगे। जो मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा था, अब वो उतना गुमराह नहीं कर पाएंगे, ये बात साफ हो गई। नहीं, इस पर चर्चा हुई है उनसे? केंद्र से राज्यसभा में अब तो सीटें बढ़ेंगी। राज्यसभा में अब तो सीटें बढ़ेंगी। पिछली बार आपने मुझे बताया था कि लोकसभा में तो है बहुमत, लेकिन राज्यसभा में नहीं है, इसीलिए हम नहीं कर रहे। तो अब तो वो भी मामला हैंडल हो जाएगा। अब बहुत बड़ी चुनौती रहेगी कि कैसे आपकी पार्टी आगे बढ़ती है। मैनिफेस्टो में सिर्फ डालती है काट की हांडी चढ़ाने के लिए, या वाकई ईमानदार है इसको लेकर। लेकिन राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब, एक सवाल जिसके बाद अंशुमन जी भी सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। आप तो खिलाड़ी हैं और निशाना सही लगाने के लिए माहिर माने जाते हैं। प्रधानमंत्री ने 2014 की लोकसभा जीत के बाद कहा था, मैन ऑफ द मैच कहा था, अगर मुझे सही याद आ रहा है, अमित शाह को। और उन्होंने सीरीज नाम की थी राजनाथ सिंह के, मतलब इस तरह से उन्होंने बांटा था। आपको अगर यूपी के बारे में ये पूछा जाए कि मैन ऑफ द सीरीज, क्योंकि 7 फेज का चुनाव था, 7 फेज में, तो आप किस किस को श्रेय देंगे इसका? देखिए, जब आपने ये बात कही थी कि टीम के अंदर कौन चुना जाता है मैन ऑफ द मैच, तो ये भी आप समझेंगे कि हर खिलाड़ी नहीं चुनता। तो जब मैन ऑफ द मैच चुना जाएगा तो वो अपने आप निर्णय होगा और सही लेवल पर निर्णय होगा। लेकिन यकीनन अमित शाह जी ने 2014 से वहाँ पर काम शुरू करा था, उनकी पूरी टीम ने वहाँ काम शुरू करा था। और आज आपके माध्यम से मैं यूपी की जनता को भी और यूपी में जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने काम करा उसके लिए पूरा देश उनको धन्यवाद देता है। जी, अंशुमन जी।
राजवर्धन जी, मेरा सवाल ये है कि इस जनादेश में उत्तर पूर्व भी शामिल है, पश्चिम भारत भी शामिल है और उत्तर प्रदेश भी शामिल है, उत्तर भारत भी शामिल है। आपको लगता है कि क्या ये मध्यावधि जनादेश जैसा है और मोदी सरकार को इस जनादेश के साथ एक मिड टर्म वर्डिक्ट मिल गया है मोदी सरकार के परफॉर्मेंस पे, या इसे आप पूरी तरह राज्यों की रणनीति की जीत मानते हैं? नहीं, आप सही कह रहे हैं कि आजकल हालांकि राज्यों में जब चुनाव होता है तो अक्सर जो लोकल मुद्दे होते हैं वो भी प्रभावी रहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राज्य और वहाँ की जो जनता है वो समझती है कि राज्य जुड़ा हुआ है पूरे भारत से, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और पूरे भारत के अंदर जिस तरह से काम हो रहा है उसका असर राज्यों के ऊपर पड़ता है। तो लोकल मुद्दे इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से ये नतीजा आ रहा है ये एक दिशा में पूरी की पूरी भारत की सरकार की सराहना कर रहा है। नतीजे अपने आप में बहुत जिम्मेदारी की तरफ भी ले जाते हैं। अजीत जी भी एक सवाल कटियार साहब से पूछना चाहते हैं, लेकिन राठौर साहब एक बार ऑन अ लाइटर नोट ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, आप भी अचंभित हैं क्या? क्योंकि मुझे लगता है कि बीजेपी के इंटरनल पोल में भी मैक्सिमम 225 से 250 के बीच में ही आप लोग पहुंच रहे थे। अचंभा इन नतीजों को देखकर अगर हम ट्रिपल सेंचुरी की तरफ बीजेपी वहां बढ़ रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जितने सवालों का जवाब यहाँ पर दे रहा था सब सच्चाई से दे रहा था, और ऐसा है कि जब खुद के विश्वास से जब हम बोलते हैं तो लोगों को अक्सर लगता है, क्योंकि हमारी पार्टी जिस तरह से सबको लगता है ये अपनी छाती पीट रहे हैं, छाती ठोक रहे हैं, तो विश्वास था, लेकिन विश्वास हमेशा हमारे मन के अंदर रहता है और उस विश्वास के साथ उस टारगेट के लिए काम करते हैं। लेकिन निस्संदेह जितना प्यार यूपी की जनता ने हमें दिया है उसके लिए हम नतमस्तक हैं यूपी के लिए। ठीक है, एक छोटा सा सवाल अजीत झा जी पूछना चाह रहे हैं विनय कटियार से, पूछे साहब। विनय कटियार जी, 1991 में जब राम जन्मभूमि अपने पूरे चरम सीमा पर था तो बीजेपी बहुत बड़े जनादेश से जीती थी। आज 26 साल बाद दोबारा जो है बीजेपी को उससे भी बड़ा जनादेश मिला है, तो उस समय आप उसके हीरो थे 1991 में, और बीजेपी में एक नया चेहरा उभरा था, पहला ओबीसी लीडर कल्याण सिंह। तो इस बार क्या फिर हम एक नया ओबीसी लीडर देखेंगे मुख्यमंत्री के तौर पे, और क्या आप ये हो सकते हैं? कटियार जी। नहीं, इसका जो भी निर्णय करना होगा ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व करेगा और जल्दी करेगा। और ये बात सही है कि इस बार के चुनाव में जिस प्रकार का हमको सपोर्ट मिला, समर्थन मिला, जनता ने प्यार दिया है, इसकी अपेक्षा तो नहीं की जा सकती थी और की भी नहीं जा रही थी, लेकिन ये बड़ी भारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की जनता ने दी, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी जो बात हो गई है, आप एक और दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है कि बसपा पूरी तरह से साफ हो गई और उस बसपा का जो वोट है वो किसको गया। तो हम बहुत देर से विचार कर रहे थे कि ये सब भारतीय जनता पार्टी को आया, और उसमें भी जो उज्ज्वला ज्योति हमारी चली, गैस वितरण के का जो कार्यक्रम हुआ, वो हर जात बिरादरी धर्म के लोगों को जो बांटा गया, गैस सिलेंडर उन घरों के अंदर पहुंचाया गया, उसका बड़ा भारी लाभ मिला, और इसीलिए उन लोगों का भी वोट मिला। और 3 तलाक के भी मामले पर भी जो बहस चालू हुई है, उसका भी वोट महिलाओं ने दिया, मुस्लिम महिलाओं ने। तो ये बहुत, अभी तो ज़रा जल्दबाजी होगी कहना, इसको ज़रा बाद में बैठ करके एनालिसिस करेंगे, विचार करेंगे कि इतना भारी जनाधार मिला और बसपा बिल्कुल सिमट गई है। इसके पीछे कारण क्या, हालात सपा भी सिमटी है, और डिम्पल के क्षेत्र में हम सब जगह जीत गए हैं, उनकी लोकसभा में तो सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया है। कई जगह इस प्रकार का काम हुआ है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए तो नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह को, भगवान राम को धन्यवाद देने की ज़रूरत है। चलिए, भगवान राम को दोनों धन्यवाद दें, आप भी दीजिए क्योंकि आप जुड़े रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच क्या होता है इस पर नजर रहेगी। राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड खराब था, यानी कला शुरू हो गई समाजवादी पार्टी में। देखिए, एसपी नेता मधुकर जेटली एमएलसी हैं, कह रहे हैं कि हार के लिए यही जोड़ी जिम्मेदार है, राहुल गांधी की जो छवि थी वो खराब थी। ये लीजिए, खेल शुरू हो गया, सुनिए क्या कह रहे हैं मधुकर जी। मुलायम के बहुत खास है, कांग्रेस का साथ भारी पड़ा ऐसा लगता है। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अखिलेश यादव का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो राहुल गांधी से बहुत बेहतर था, और लगातार राहुल गांधी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसका
उसको अखिलेश यादव के स्तर पे अखिलेश यादव को राहुल गांधी के स्तर पे लाना, वो अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचा गया है, ऐसा लगता है। क्योंकि अखिलेश यादव खुद अपने आप में अगर इंडिपेंडेंटली इस काम को करते तो निश्चित तौर पर उनके लिए अपनी स्वयं की जो छवि थी उसका लाभ उनको प्राप्त होता। मुलायम सिंह और शिवपाल यादव को दरकिनार कर देना क्या वजह देख रहे हैं इस चुनाव में? ये बहुत बड़ा फैक्टर है और मैं समझता हूं कि जो नाम आपने लिए हैं, पहला नाम, वो एक अपने आप में राष्ट्रीय नेता हैं और वो संस्थापक हैं इस पार्टी के। वो किसी अध्यक्ष पद पर न रहने के कारण अपने आप में किनारे नहीं हो जाते हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव का अपने इस पूरे प्रकरण में पिछले जो वनवास में उनको भेजा गया, वो वनवास जो है पार्टी के लिए भारी पड़ा है। क्योंकि मतदाता उनके अपमान को संभवतः सह नहीं कर पा रहा है कि जिस व्यक्ति ने पिछले 50 सालों में अपने राजनीतिक जीवन को प्रारंभ करके और यहाँ तक अनेकों चुनाव लड़े और लगातार एक चुनाव छोड़ के लगातार सब चुनाव जीते, उस व्यक्ति को अकारण कोई आज तक किसी नेता ने कारण नहीं बताया है कि किस कारण से उनको ऐसा किया गया। तो ये निश्चित तौर पे मतदाताओं को इस बात का अपमान लगा कि उनको जो अपमानित किया गया, वो संभवतः मुस्लिम मतदाताओं को भी इसका अफसोस लगा होगा। और मुल्ला मुलायम सिंह वही कहलाते थे और मुसलमानों में और जो अन्य जातियों में जो उनकी पकड़ थी और जो लोगों से उनका व्यक्तिगत संवाद था, उसकी कमी निश्चित तौर पे मतदाताओं को लगी, जिसके कारण कि ऐसा लगता है कि ये, और बाकी समीक्षा और भी की जाएगी, लेकिन ये कारण जरूर था। तो इसे कलह की शुरुआत समझ लीजिए, लेकिन अखिलेश का रास्ता क्या होता है? क्योंकि 72 पर अगर पार्टी सिमट रही है तो वाकई न काम ने बोला, न यूपी की जोड़ी चली, न पतोहू को मुंह दिखाई मिली, जिसका डिंपल यादव बहुत जिक्र करती थी हर जगह पर। शिवपाल यादव के घर के बाहर नारेबाजी भी शुरू हो गई है। अखिलेश का क्या होगा? मनीषा जी तस्वीरें जरा दिखाइए। शिवपाल यादव के घर के बाहर अभी से नारेबाजी हो रही है अखिलेश के खिलाफ। और ये जो आप देख रहे थे नेता को इस वक्त बोलते हुए टीवी पर, ये दरअसल मुलायम सिंह के करीबी हैं। और इसीलिए मुलायम सिंह यादव के जो करीबी थे वो तो अंदर ही अंदर ये भी कहा जा सकता है कि खुश हो रहे होंगे, क्योंकि अखिलेश ने उनको साइड कर दिया था। तो इसको साइड करो, उसको साइड करो, बीच में आगे बढ़ो, उसको आगे बढ़ाओ, इसको नीचे करो, में अखिलेश ही साइड हो गए। देखिए, पहला जो भाषण प्रधानमंत्री का हुआ उसमें गाजियाबाद में उन्होंने कहा विकास का वनवास हुआ है। तो विकासवाद का वनवास करके जो समाजवाद चल रहा था उसका पूरा का पूरा सुपड़ा साफ हुआ है। ना तो अब लखनऊ में 2 पैलेसेस में समाजवाद के नाम पे 2 बड़े बड़े पैलेसेस में लड़ाई हो रही थी, भीतराघात हो रहा था, सैफई में कोई और तरह का कार्यक्रम हो रहा था, ये सब अब बंद पूरी की पूरी तरह से। और एक नई राजनीति की शुरुआत करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं ये बात सीधे तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में कहा। उन्होंने ये यादव सिंह का नाम तक ले लिया। जो उत्तर प्रदेश को जानते हैं और समझते हैं वो समझते हैं कि यादव सिंह जो है वो समाजवाद और बसपावाद दोनों की पुल परिपाटी जो उन्होंने पर्सनली बांधी हुई थी। तो एक तरह से सुपड़ा जो साफ हुआ है, सुपड़ा साफ बिल्कुल। ये नतीजे आप देखिए ना, जिस तरह से रुझानों के बाद अब नतीजे आ रहे हैं 71 पर समझना। जल्दी से अमर सिंह का समाजवाद था, फिर यादव सिंह का समाजवाद हो गया। राम मनोहर लोहिया, राजनारायण सब घबराते होंगे ऐसा समाजवाद देख के। एक चीज तो देखिए तय है कि अब आज की डेट के बाद छुरियां निकलेंगी समाजवादी पार्टी के अंदर अखिलेश के खिलाफ। अंजना, इस परिवार में पूरे परिवार इस नंबर में एक महत्वपूर्ण बात देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पहली बार 100 अंकों से नीचे जा रही है। और जो वोट शेयर है वो बीएसपी से भी कम है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश की राजनीति के लिए बहुत बड़ा सेटबैक, बहुत बड़ा सेटबैक है समाजवादी पार्टी। अब इनको ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद ये बहस कितनी दिलचस्प है आप देख ही रहे। विनय कटियार जी भी बने हुए, तमाम अन्य नेता भी जुड़ेंगे। फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। जी हाँ, वही अयोध्या, वहां से कुछ तस्वीरें आ रही है। क्या नारे लग रहे हैं, सुनिए। मोदी मोदी कहना होगा, भारत में रहना होगा, मोदी मोदी कहना होगा। जय श्री राम। मोदी वेद गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी वेद गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी वेद गुप्ता जिंदाबाद। भारत में रहना होगा, मोदी मोदी कहना होगा, भारत में रहना होगा, मोदी मोदी कहना होगा, भारत में रहना होगा, मोदी मोदी। तो ये चलिए, फैजाबाद में जो नारे लग रहे हैं वो भी आपने सुन लिया कि
कि भारत में रहना होगा तो मोदी मोदी कहना होगा, लेकिन लोकतंत्र में सिर्फ इतना है कि देश का संविधान चलता है, पार्टी की जीत जरूर होती है, लेकिन अंततः लोकतंत्र के उन्हीं दायरों में रहकर आगे बढ़ना होता है। और ये अति उत्साह में कुछ कार्यकर्ता आपको फैजाबाद में उसकी तस्वीरें और उसकी बयानबाजी सुनाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं वो यही कि उत्तर प्रदेश में अगर ऐसे प्रचंड जनादेश की तरफ बीजेपी बढ़ी है तो उसके पीछे के कारण क्या है, और एसपी और मायावती बीएसपी अगर इस तरह से धराशायी, मतलब मायावती की तो ये परिस्थिति इस वक्त समझना मुश्किल है कि 17 असेंबली सीटों में अगर वो सिमट जाती हैं, जो अगर बीजेपी बड़े प्लेयर के रूप में नहीं उभरती तो शायद इस बार हम हमेशा देखते थे एसपी बीएसपी के बीच में गठबंधन, माफ कीजिएगा, सत्ता बदलती रही है। तो अब राष्ट्रीय पार्टी की तरफ वापस आ रहे हैं हम। नहीं, बट परिवार, ये पंजाब में भी हुआ, पंजाब में भी हुआ। आम आदमी पार्टी ने कोशिश की लेकिन वो सिमट गए हैं 20 सीट में। एक और बड़ा धक्का जो है परिवारवाद को बड़ा धक्का है। बुआवाद, भतीजावाद, बड़ा परिवारवाद, ये माँवाद, ये भाभीवाद, बड़ी प्यारी भाभी हैं, हम दोनों भैया हैं, तो भैया भाभीवाद, परिवारवाद सब कुछ एक तरह से सिमटता है। एजेंडा की राजनीति जो है इस पर अगर आप लड़ सकते हैं तो मंडल कमंडल कीजिए, वरना ये केवल परिवारवाद के नाम पर विनय कटियार जी अभी मुझे पता चला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मुझे एहसास नहीं था वो जुड़े हुए हैं। विनय कटियार जी, एक सवाल इस पर कि एजेंडा क्या सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि ये जनादेश सिर्फ एक धर्म विशेष को नीचा या ऊपर करने के लिए नहीं है, ये जनादेश उत्तर प्रदेश को एक नई सुबह देने का जनादेश है। वो एजेंडा फिर क्या होना चाहिए सही मायने में? आपने नहीं, सही मायने में सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था चुनाव के समय, वही नारा हमारा आगे भी काम करेगा। सबका साथ भी चाहिए और सबका विकास चाहिए। हम किसी की हम तुष्टीकरण करेंगे भी नहीं, लेकिन हम किसी की उपेक्षा भी नहीं करेंगे। हम सबको समान रीति के साथ सुविधाएं देंगे, सबका हम विकास करेंगे, वही हमारा लक्ष्य अच्छा होगा। किसान इस समय परेशान है, उत्तर प्रदेश का बेहाल है, किसानों के लिए हमको सोचना पड़ेगा, और जो भूमिहीन किसान हैं उनके विषय में भी हमको सोचना पड़ेगा। तो कुछ हमको ऐसा काम करना पड़ेगा जो उत्तर प्रदेश आज जो है उत्तम प्रदेश कैसे बने, उसके हिसाब से लिए हमको कुछ एजेंडे तय करना पड़ेंगे। जी, विनय कटियार जी बने रहिए हमारे साथ और गले का भी ख्याल रखिए, क्योंकि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है, लेकिन अगर आंदोलन की नौबत आती है तो आवाज़ ज़रूरी रहेगी। विनय कटियार जी बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। बड़ी तस्वीर यही उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बीजेपी की इस वक्त आप देख रहे हैं उसका डंका बज रहा है, लेकिन वहीं पंजाब में 79 की तरफ कांग्रेस बढ़ गई है, यानी सिर्फ 19 सीटों पे सिमटती, 21 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है आम आदमी पार्टी, जो बड़ा कंटेंडर के रूप में देखा जा रहा था। कांग्रेस की बन रही है यहाँ पर सरकार। गोवा में भी 12 के साथ बीजेपी आगे है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन फिर देखिए ट्रिपल सेंचुरी के आंकड़े पर बीजेपी का ये रुझान फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए।